इमेजिन करो एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए, और आगे चल के इसी लड़के ने 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। ये कहानी है होंडाई के फाउंडर चांग जू यांग की। चांग जू यांग की पैदाइश 1915 में कोरिया के एक छोटे से गाँव में हुई थी। चांग का सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए। उन्हें बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद ऐसे कई दिन होते थे जब उनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था, ना ही कोई प्रॉपर कपड़े और ना मेडिकल केयर होती थी। चांग लकड़ियां बेचने के लिए पास के एक सिटी में जाता था। शहर में उन्होंने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना है, अच्छे कपड़े हैं, बगैर खेतों में दिन रात काम किए। ये सब देखकर चांग को अपने गांव और अपनी गरीबी से नफरत होने लगी। चांग चाहता था वो भी सिटी में रहकर ऐसी जिंदगी गुजारे। एक दिन चांग ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें किसी कंपनी को एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स नीड थे। ये पढ़ते ही चांग ने दिल में ठान लिया वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एज अ वर्कर जरूर काम करेगा। और फिर 1932 में 16 की एज में चांग ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। चांग अपना घर छोड़ के शहर भागने वाले थे, और फिर एक रात घर वालों से छुपकर चांग अपने दोस्त के साथ शहर की तरफ निकल पड़ा और करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद क्वान शहर पहुंचे और वहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम ले लिया। काम ज्यादा मुश्किल था और सैलरी काफी कम, लेकिन चांग बहुत खुश थे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार अपनी मर्जी का काम कर रहे थे और शहर में लाइफ गुजार रहे थे। इसी तरह 2 महीने तक चांग ने ये काम किया और फिर 2 महीने बाद चांग पकड़े गए। चांग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गांव आकर खेतों के काम में लगा दिया। घर वापस आकर चांग खुश नहीं था क्योंकि शहर में 2 महीनों के काम ने चांग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग के पैशन को जगा दिया था। चांग जानता था कि खेतों में काम करके वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा और इसीलिए वो 2 बार मजीद भागने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों बार पकड़ा जाता है और फिर फाइनली 1934 को 18 की एज में वो चौथी बार भागने की कोशिश करता है और इस बार उन्हें कोई नहीं रोक पाता। वो सोल पहुंचता है जो आज साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहाँ उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने किया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर, फिर फाइनली बोकिंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर उनके काम से इतने इम्प्रेस थे, सिर्फ 6 महीने के अंदर उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर मैनेजर बना दिया गया। इसके बाद चांग ने बहुत ज्यादा मेहनत की और अपनी शॉप को बहुत आगे ले गए। 1937 में स्टोर के ओनर बहुत ज्यादा बीमार हो गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चांग की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चांग के नाम कर दिया। 22 साल की उम्र में चांग अब एक एम्प्लॉय से एक बिजनेस के ओनर बन चुके थे। अगले 2 सालों में चांग ने और मेहनत की, मार्केट में ट्रस्ट और रिपुटेशन बिल्ड की, जिससे बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था और उस वक्त कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे उनकी मिलिट्री को जंग के दौरान सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसकी वजह से जापानीज ने सभी राइस स्टोर्स की ओनरशिप ले ली। चांग से उनकी मेहनत छीन ली गई। सालों से बनाया गया बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चांग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूं तो उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस सोच के साथ चांग ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो, और फिर उन्होंने कार रिपेयरिंग के बिजनेस को शुरू करने का सोचा और फिर 1940 में 3000 वॉन का लोन लेकर ऑटो सर्विस गैराज खोला। लेकिन इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि गैराज खुलने के 1 महीने के अंदर ही गैराज में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। चांग अब काफी मुश्किल में फंस चुके थे। उन्हें अपना लोन चुकाना था और कस्टमर्स को आग से होने वाले उनके लॉस के लिए कंपनसेट करना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में इजीली हार मान सकता था। उन्होंने 35 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा किया। चांग ने नोटिस किया कि कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी कार रिपेयरिंग होने में कई हफ्ते लग जाते थे, इसलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां कंपटीटर्स को कार रिपेयरिंग में 20 दिन लग जाते थे, उसी रिपेयरिंग को चांग 5 दिन में कर देता था। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में यानी 1943 में उनकी वर्क फोर्स 80 एम्प्लॉइज तक पहुंच चुकी थी। इस टाइम तक चांग ने अपना सारा लोन भी क्लियर कर दिया था और अपनी फैमिली को भी सोल में सेटल कर दिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था और तभी एक और मेजर ट्रेजेडी हो गई। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वार रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने थे, इसलिए जापान ने उनका गैराज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। एक बार फिर उनका सालों की मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस उनसे एक झटके में छीन लिया गया।
चंग वापस उसी कंडीशन में आ चुके थे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्हें अपनी फैमिली के साथ गांव वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग्स थी और वो कॉन्फिडेंस थे कि वो फिर से एक बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है और 1946 में चंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयरिंग का बिजनेस फिर से शुरू करते हैं। बिजनेस पुराना था पर इस बार नाम नया था, होंडाई ऑटो सर्विस। होंडाई मीन्स मॉडर्न। कार रिपेयरिंग का बिजनेस ठीक चल रहा था कि तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट किया। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी जिंदा था जो उन्होंने अपने यंग डेज में एक लेबर के तौर पे काम करके मिला था। और इसीलिए उन्होंने 1947 में 31 की एज में होंडाई सिविल वर्क्स कंपनी स्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। शुरुआत में उन्हें काफी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950 आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और अब यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है। नॉर्थ कोरिया की आर्मी सोल के काफी करीब आ जाती है, जिसकी वजह से चंग को अपना बिजनेस छोड़ के अपनी सेविंग के साथ पुसान शहर भागना पड़ा। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद भी चंग हार नहीं मानता। इस वक्त यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के साथ लड़ रही थी और उन्हें टैंक्स वेयर हाउस और आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन के पास पैसों की कमी नहीं है, उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी और चंग ने अमेरिकन को वही दिया। उन्होंने एक छोटी सी टीम से दोबारा शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया। मतलब अगर प्राइस सही है तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को तैयार थे। वार चल रही थी और उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार जुबान देने के बाद उन्होंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिलायबिलिटी की वजह से उनके अमेरिकन के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो गए। 1952 में वार तो खत्म हो गई, लेकिन चंग को फिर भी अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स को तेजी से बिल्ड करना शुरू किया। इन सब में होंडाई ने मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस को काफी आगे जाते हुए देखा। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम स्वांग डैम और उनका सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे क्योंगबू एक्सप्रेस भी होंडाई ने ही बनाया है। 1960 में चंग अपने अर्ली 50s में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर्स की रोड्स बना चुके थे और अब बारी थी उन रोड्स पे चलने वाली कार्स बनाने की। 1967 में चंग ने एस्टेब्लिश की होंडाई मोटर कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की कोर्टिना कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये पार्टनरशिप सक्सेसफुल चली, जिसके बाद दोनों कंपनीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि होंडाई अपनी खुद की कार बनाए और 1973 में चंग ने यह पार्टनरशिप खत्म कर दी और नए पार्टनर ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और वॉक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी होंडाई को कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था। स्टील में होंडाई अपने ब्रांडेड और अपने दिए गए नाम के साथ कार बेच सकता था। उसी साल साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक ऑर्डर जारी किया कि उन्हें एक सिटीजन कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो और उसमें साउथ कोरिया में बने पार्ट्स यूज हों। 1976 में चंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और होंडाई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर कार होंडाई पोनी। अफोर्डेबल होने की वजह से साउथ कोरिया में ये कार इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते होंडाई ने 60% मार्केटिंग शेयर्स कैप्चर कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक कैद था, साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट सिर्फ 30,000 कार्स का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। होंडाई पोनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, ओवरसीज मार्केट में उतनी ही बड़ी फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट उतर जाता था और रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते रहते थे। इन्हीं रीजंस की वजह से होंडाई पिछले 7 सालों में लॉसेस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा जितनी जल्दी हो सके उन्हें यह कंपनी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको हैरान कर दिया। कंपनी बंद करना तो दूर, वो एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार्स प्रोड्यूस हो सकें। कंपनी की मैनेजमेंट को यह डिसीजन समझ में ही नहीं आया
आखिर 30,000 कार्स के मार्केट में 3 लाख कार्स को कौन खरीदेगा? पर चंग को जवाब पता था। साउथ कोरिया इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी और हर साल हजारों लोग आदि से निकलकर इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे थे, जिसका मतलब था अगले कुछ सालों में कार्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी और होंडाई की नई कार्स को स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाने वाला था। 1980 में ये फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में होंडाई ने कई सारे इम्प्रूवमेंट के साथ पोनी 2 कार लॉन्च की। ये कार न सिर्फ साउथ कोरिया में सुपरहिट रही, बल्कि इसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्रीज में सक्सेसफुल एक्सपोर्ट किया गया। अगले कुछ सालों में 4 लाख कार्स बेच के होंडाई प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। होंडाई अब ग्लोबल लेवल पर एक डिसेंट कार कंपनी के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड के टफेस्ट और बिगेस्ट कार मार्केट यानी यूएसए को क्रैक करना अभी भी बाकी था। इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना जरूरी था। होंडाई ने जब यूएसए मार्केट को स्टडी किया तो देखा जापानीज ने कम्पैक्ट कार्स का सेगमेंट कैप्चर कर रखा है और यूएसए कार्स कंपनी का मिड और लार्ज साइज मार्केट में ऑलरेडी टॉप पे है। इसलिए होंडाई ने सब कम्पैक्ट कार्स मार्केट को टारगेट किया जहां कंपटीशन जीरो था। साथ में होंडाई ने देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार्स का मार्केट बहुत बड़ा था। उन्होंने इन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार की प्राइस में अपनी नई होंडाई एक्सेल ऑफर की और वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। होंडाई की स्ट्रेटजी ने यूएसए कार मार्केट को हिला के रख दिया। सेकंड हैंड कार्स बायर्स तेजी से होंडाई की एक्सेल कार की तरफ जाने लगे। 1986 में होंडाई ने यूएसए में 1,70,000 एक्सेल कार्स बेची और 1987 में करीब 2,60,000। इन 2 सालों में होंडाई की एक्सेल यूएसए में टॉप सेलिंग कार बन गई। यूएसए में अब तक इतनी बड़ी इनिशियल सक्सेस किसी और कार कंपनी ने इससे पहले नहीं देखी थी। इसी के साथ दुनिया में होंडाई एक मेजर कार कंपनी के तौर पर इस्टेब्लिश हो गई। उसी साल 72 की एज में चंग ने होंडाई से रिटायरमेंट ले ली और ऑनरी चेयरमैन का टाइटल ले लिया, जिसके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमांड संभाली और पहले जैसी डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। होंडाई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है। सिर्फ यही नहीं, 2022 में उन्होंने 40 लाख कार्स बेची थी। वैसे तो ग्लोबली होंडाई कार्स कंपनी के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि होंडाई ग्रुप में 42 अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे होंडाई एलिवेटर्स, होंडाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और होंडाई हैवी इंडस्ट्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप कंपनी है। होंडाई की वजह से आज साउथ कोरिया जापान को पीछे करके दुनिया की सबसे ज्यादा शिप बनाने वाली कंट्री बन पाई है। साउथ कोरिया के लिए होंडाई एक कार कंपनी नहीं है, होंडाई एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को दुनिया में अलग मकाम दिलाया। और इस सब की शुरुआत की गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास खुद के खाने के लिए फूड, एजुकेशन, हेल्थ जैसी बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन उसके पास था इमेंस पैशन, एक विजन और सबसे इम्पोर्टेंट अ डिजायर फॉर बेटर।